तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि हम अपनी क्लासें निरंतर बनाए हुए हैं, जैसे आरती मैम पढ़ा रही हैं उत्तराखंड हिस्ट्री और स्टैटिक का जीके पढ़ा रही हैं। बाकी पिंकी मैम बहुत अच्छा जिला करा रही हैं। पहले कुछ वीडियो में लगेगा आपको कि वो थोड़ा सा नर्वस हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा अंतर हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया था, आरती मैम ने भी बताया था, शायद पिंकी मैम ने भी बताया है कि हम ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन की हमने फीस भी बताई थी, और जिसको भी अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो वो हमें कमेंट करके बताएगा, आएंगे हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था करेंगे उनके लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम यहाँ पर निरंतर कोई दिन हमारा, जिस दिन से हमने वीडियो स्टार्ट की इस पर डालने की, उस दिन से हमारी कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ है जिस दिन वीडियो ना आई हो चैनल पर। चैनल पर हर दिन वीडियो आ रही है और हर सब्जेक्ट की लगभग वीडियो आ रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड का ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, जितने हमारे कवि लेखक दे रखे हैं वो सब करा रहा हूँ मैं। उसमें कुछ रह गए हैं, लगभग कुछ हो गए हैं। और पिंकी मैम जिला सीरीज करा रही है बहुत अच्छे से। आरती मैम उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ स्टैटिक जीके करा रही है। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जो 2-3 मिनट की सीरीज होती है, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली। जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास इतना संसाधन नहीं है जो हम आपको ज़्यादा दे सकें। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सही है। तो जैसे कि आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी हम निरंतर पढ़ भी रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सारी मेरी वीडियो आ गई हैं जिसमें हमने भाग 1 देख लिया, भाग 2 देख चुके हैं, भाग 3 देख चुके हैं, भाग 4 देख चुके हैं, भाग 4A देख चुके हैं, अब भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में भी हम आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 54 तक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल अब हेडिंग डालेंगे हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। देखो, हमें सबसे पहला आर्टिकल याद करने हैं, बस सिंपल आर्टिकल ये वाले याद करने हैं। 3 आर्टिकल हमें सिंपल तरीके से याद करने हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 356, अनुच्छेद हम 3 आर्टिकल करने हैं, 352, 356 और 360। इन तीनों आपात को देखेंगे, किस किस तरह से आपात लगाए जाते हैं, इन आपातों का हमारे देश में क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये हमारे देश में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग हुआ था वो कब हुआ था। ओके, हम तीनों पढ़ेंगे कब कब लगे हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात होता है, राज्य आपात होता है, और एक होता है ऐसा, देखो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल आपात भी होता है, जिसमें हमें पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपात लगाया जाता है। पैंडेमिक आपात होता है, जैसे हमने एक आपातकाल लगाया था कोरोना के टाइम पर 2019-20 में एक आपात लगा था, वो भी एक तरह से नेशनल इमरजेंसी ही माना जाएगा। लेकिन वो कैसा था, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आपात लगाया गया था, जिस आपात में देखा गया होगा कि हम रास्ते पे एकदम से खुले में नहीं घूम सकते थे, हम अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन उसमें हमें कुछ छूटें दी गई थी, जैसे हम जाएंगे, अगर मेडिकल जरूरत है तो हम जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। अब डालेंगे हम राष्ट्रपति का पहला आपात डालेंगे। देखो, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। हम इसमें पढ़ेंगे 352 में, आर्टिकल 352 में क्या दिया रखा है। देखो, इसमें हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, इसको मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद इसको लिखा दूंगा। देखो, जैसे होता है कोई आक्रमण हो जाए, क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, आक्रमण हमारे यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, विद्रोह। ओके, राष्ट्रीय आपात जब कब होगा, या फिर हमारा आक्रमण हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो ऐसे समय पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। या फिर हम और भी कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाए, आक्रमण हो जाए या फिर युद्ध हो जाए। आक्रमण होता है
कि एक तरह से इस तरह से कि दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, अभी हम उसमें लगे हुए नहीं है, पूरी तरह से लगे हुए नहीं है, ये होता है आक्रमण। विद्रोह क्या होता है, जैसे देखिए विद्रोह क्या होता है, विद्रोह बताता हूं मैं, सशस्त्र विद्रोह क्या होता है उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको युद्ध को। युद्ध में क्या होता है, जब इधर की सेना और इधर की सेना, दोनों की दोनों सेना क्या हो, आमने सामने हो, है ना। तो कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि अपने मिजाज में इतनी अकड़ रखिए, अपने मिजाज में इतनी अकड़ रखिए, जिन तारों में करंट नहीं होता है ना, जिन तारों में करंट नहीं होता है, अक्सर लोग उनको मुंह से छील देते हैं। तो अपना मिजाज हमेशा ऐसा रखिए कि आपको कोई छील ना सके, आपको कोई मार ना सके। भारत विदेशी तौर पर और अपनी सैनिक क्षमता में इतना सक्सेस है, इतना सशक्त है कि दूसरा देश आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे सीमा से लगे हुए देश ना हो, और जो सीमा से इतर देश हैं, अलग देश हैं, वो देश भी भारत पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते हैं। सही है, क्योंकि हमारी सेना ने, ये हमारी सेना का मनोबल है, ये सेना का, हम अपनी सेना को कहेंगे, हमारी सेना इतनी शक्तिशाली है कि उस पर आक्रमण करने से पहले दुश्मन देश को 10 बार, 100 बार, 50 बार सोचना पड़ता है। सही है, हमारी सेना, ये मैं किसी राजनीति पार्टी को नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी सेना बिल्कुल अलग हो जाती है। उसका कार्य करने की शैली, उसके कार्य पद्धति, उसका युद्ध करने की शैली, उसके हथियार सब उनकी मर्जी से चलाए जाते हैं। समझ में आया। हथियार, हमारे देश के जवान जो हमारे गांव से, कस्बे से निकल के बच्चे जाते हैं, उनमें इतना जज्बा होता है देश प्रेम का कि वो अपने देश पर आंच आने से पहले खुद को न्यौछावर कर देते हैं, खुद को न्यौछावर कर देते हैं, खुद की बलि दे देते हैं, खुद का बलिदान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए। सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आक्रमण क्या होता है, जब दूसरा देश आक्रमण करता है मगर हम उसमें अभी पूरी तरह से लिप्त नहीं है। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है, जैसे देखो अभी एक पटवारी का पेपर हुआ था 21 सितंबर 2025 को। पटवारी के पेपर में क्या हुआ, उसमें लीक होने की क्या हुई थी, जानकारी सामने आई बच्चों की। तो बच्चों ने क्या करा, वो सारे टीचर ने, हम भी गए थे, टीचरों ने, बच्चों ने मिलकर क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, जैसे हल्द्वानी में बुद्धा पार्क हो गया, देहरादून में, है ना, पार्क बने होते हैं ना जहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सरकार भी इजाजत देती है क्योंकि आप प्रदर्शन यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सकते हो। अब प्रदर्शनों में क्या हो कि एक डेट डिसाइड कर ली जाए पूरे टीचरों द्वारा, पूरे बच्चों द्वारा, छात्र संघ द्वारा, सबकी एक डेट हो जाए, और उस डेट में क्या हो, शांतिपूर्ण हो, तो वो विद्रोह नहीं होगा, उस पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। लेकिन वहीं पूरे उत्तराखंड के छात्र इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर अपने हाथों में तलवारें, बंदूकें लेके आ जाए सड़कों पे, जो भी आ रहा बंदूक चला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। मतलब शस्त्रों के साथ क्या होगा, विद्रोह कर दिया बच्चों ने। तो इसमें नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये तो समझ में आ गया, जब दोनों देश आपस में लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं या आमने सामने आ जाते हैं। ओके, चलिए आप लिखिए इसको, अच्छे से लिखते हैं, आराम से बोल के दिखाता हूं मैं। जब किसी, आर्टिकल 352, जब किसी विदेशी द्वारा या विदेशी द्वारा आक्रमण हो जाए, जब किसी विदेशी द्वारा आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अब यहां पर ये चीज तीनों समझ ली हमने, आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपात घोषित कर देंगे आर्टिकल 352 के तहत। लेकिन नोट करके लिखेंगे राष्ट्रीय आपात का, कि नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय यहां पर राष्ट्रीय कर देंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं, ओके। राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से राष्ट्रपति की घोषणा नहीं करते हैं। इसमें जो मंत्रिमंडल होगा,
जैसे मंत्रिमंडल क्या होता है, जो हमारे चुने गए एमपी होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जैसे मंत्री मोदी जी जो है ना, अभी अभी गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट है मोदी जी की, ठीक है। भारत की जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल के जो प्रधान है वो कौन है, मोदी जी। तो वो पूरी मीटिंग बैठाएंगे, अपने सारे मंत्रियों को बैठाएंगे, जितने उनके मैन मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री मतलब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, जो मैन मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, उन मंत्रियों की बैठक करेंगे। वो सारे सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति जी से लिखित सिफारिश करेंगे कि मालिक ये हमारा राष्ट्रपात है, हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप राष्ट्रपात की घोषणा कर दीजिए। सही है, चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें। अच्छा, इसकी घोषणा कितने दिन बाद, मतलब कितने दिन बाद उसको करनी पड़ती है, संसद को इसकी समीक्षा करनी होती है 30 दिन में। ओके, 30 दिन में इसकी क्या करनी पड़ती है, हाँ, संसद द्वारा। लिखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, घोषणा के 30 दिन, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद 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 अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, संसद ये लिखाऊंगा अभी। देखो संसद क्या होता है, संसद हमारी दो सदन से मिलकर बनी होती है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ये राज्यसभा लोकसभा भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। सपोज दैट कि लोकसभा नहीं है, लोकसभा कार्यरत नहीं है, क्या फिर सिर्फ राज्यसभा ही इस चीज की सिफारिश कर सकती है? कर सकती है, हाँ, क्योंकि संसद नहीं है, लोकसभा नहीं, लोकसभा भंग हो गई मान लो, तो राज्यसभा इसको कर सकती है, इसकी समीक्षा भी कर सकती है राज्यसभा 30 दिन के अंदर। लिखो 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा, अगर देखो आपको लिखने में दिक्कत है तो आप, फिर मैं क्या बोलूं, इतनी हल्के बोल रहा हूं, आपको लिखना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए। आप डिपार्टमेंट में जाओगे आपको लिखने नहीं आता है तो गलत बात है। मैं इतने प्यार से मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन की तरह पढ़ो आप भी। ओके, अगर चाहो कमेंट करके बताना कि मैं ज्यादा लिखाऊं, है ना, ज्यादा लिखाऊं, बोलूं ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको लिखाता चलूंगा। सही है, मतलब बोर्ड पे लिखता चलूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ और आप लिखते हो, ठीक, लिखो, दिक्कत हो तो बताना, बोर्ड पे लिख लूंगा मैं। हाँ, क्या लिखा हमने, दोनों सदनों, हाँ, दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। करना क्या है, आवश्यक है, करना आवश्यक है, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन क्या करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, है ना, अनुमोदन करेंगे क्या। और ये बात लिखा देता हूं मैं, जो राज्यसभा और लोकसभा मैंने लिखाया था अभी, ये राज्यसभा लोकसभा भंग है तो राज्यसभा क्या करेगी, ठीक है, क्या इसको पारित करेगी कि नहीं करेगी। लिखो, देखो, यदि राज्यसभा कर देती है तो, या राज्यसभा कर दे और लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी, 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। जैसे देखो, अगर लोकसभा भंग है, अभी भंग है, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया 30 दिन में, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा का इलेक्शन होगा, जैसे ही सेलेक्ट होंगे वो लोकसभा में, तो वैसे ही क्या होगा, इसका 30 दिन के अंदर उनको भी क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इसको हटाते हैं, इसको ना 6-6 महीने करके जो होता है ना आपात, राष्ट्रीय आपात, ये अनंत काल तक के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 6-6 महीने करके राष्ट्रीय आपात को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक, मतलब ऐसा काल जो खत्म ही ना हो, चलता ही रहेगा। राष्ट्रीय आपात जब तक खत्म ना हो तब तक ये क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है ना। तो लिख लेंगे 6-6 महीने करके, 6 माह या 6-6 माह करके इसे अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है,
सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते, 6-6 महीने करके क्या कर सकते हैं, अनंत काल के लिए बनाया जा सकता है। और ये 6 क्या होगा, अनुमोदन, किसका अनुमोदन होगा, संसद का अनुमोदन, लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन लेंगे 6-6 महीने करके, उसका अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर एक बात देखो, लोकसभा नहीं है, भंग है, राज्यसभा है, कौन है, राज्यसभा है, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या करा ना, आए अपने आप, और ना लोकसभा से पूछा ना राज्यसभा से पूछा, और राष्ट्रपति आए, कह रहा भैया ऐसा है, मुझे नहीं लग रहा देश में, मैं राष्ट्रीय पात लगा देता हूं, खत्म, सारी शक्ति अपने हाथ पास रख रहा हूं, और राष्ट्रीय पात लगा दिया, खत्म कर दिया मैंने सब। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पात लगाया ना, वैसे ही सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास आ गई। जैसी राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति आई, अब सर्वे सर्वा कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के हाथ में तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी मर्जी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, सरकार पलट सकते हैं, जैसे मर्जी इलेक्शन करवा सकते हैं, है ना, पूरे फोर्स डाल के पूरे देश पर कब्जा करके वो अपनी मर्जी से राज सिंहासन, वो खुद को राजा भी घोषित कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी सब शक्ति आ चुकी है, राष्ट्रीय पात लग चुका है। सही है, तो देखो फिर क्या होगा, इस स्थिति में कौन आएगा हमारा बचाने के लिए, कौन आएगा देश को बचाने के लिए, तो देश को बचाने के लिए आएंगे सुप्रीम कोर्ट। कौन आएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर राष्ट्रीय पात लगा, राष्ट्रपति ने किसी से बिना पूछे वो लगा दिया, तो फिर क्या होगा, कौन आएगा बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इसमें चुनौती दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीय पात ये कैसा है, अयोग्य है। अयोग्य मतलब ये लीगल नहीं है, है ना, इसे इलीगल घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपात समझ में आया। अब राष्ट्रीय आपात का प्रभाव देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रभाव देखते हैं। चलो ठीक है, चलिए प्रभाव देखते हैं। लिखो, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। अब एक एक करके प्रभाव बताऊंगा मैं और फिर बाद में लिखा दूंगा। लिख लो, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो मूल अधिकार होंगे वो स्थगित हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, हो जाते, इसका मतलब होता है सस्पेंड हो जाते, संविधान से खत्म नहीं होते हैं, वैसे खत्म हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक ऐसा इमरजेंसी रहेगी। अब हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, अब मुझे ये बताओ आप सब लोग, फंडामेंटल राइट भाग किस में आते हैं, फंडामेंटल राइट भाग बताएंगे सबसे पहले, किस भाग में आएंगे, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद किस, कहां से कहां तक के आएंगे, हाँ भाग कौन सा है, 3, और अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35। अच्छा, मूल अधिकारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूल अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 21। कौन सा है, 21 की परिभाषा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाती है, बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाती है अभी। सही है, तो सबसे पहला हेडिंग हमें राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, सबसे पहले क्या होता है, मूल अधिकार क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि देश का जो संसदीय ढांचा होता है ना, जो कैसा होता है, सॉरी संघीय ढांचा होता है, उसको क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कैसे, यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रभावित कैसे होता है, संघीय जो ढांचा होता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, संघीय ढांचा, संघीय ढांचा प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। इसमें देखो राष्ट्रीय जो संघीय ढांचा वो कैसे प्रभावित होता है, संघ जो होता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई, पूरे देश में कब्जा किसका, संघ का कब्जा, संघ निर्देश देगा किसको, राज्यों को, कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है। समझ में आ गया, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। अगर सपोज दैट कि आर्मी की जरूरत पड़ी है, किसकी जरूरत पड़ी है, आर्मी की, और आर्मी को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, सपोज दैट कि रास्ता है नहीं, तो क्या होगा, जिसका मकान रास्ते में आएगा बुलडोजर लाएंगे और उखेड़ के फेंक देंगे, है ना। इसमें कोई भी खड़े होकर नहीं कहता हमारा मूल अधिकार है, हम ये नहीं कर सकते, तो क्या होगा, उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। देखो हमारा देश 365 दिन, 365 और कभी कभी 366 दिन हमारे लिए खड़ा रहता है। किसके लिए खड़ा रहता है,
हमारे लिए। क्या हम एक दिन के लिए देश के लिए खड़े नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, हो सकते। क्या हम एक दिन भूखा नहीं रह सकते? रह सकते। क्या हम एक दिन घर से नहीं निकल सकते? निकल नहीं सकते भाई। जरूरी है कि निकलना? जब राष्ट्रीय इमरजेंसी है, देश पर आफत आ रखी है, तो तुम कौन सा तीर मारोगे, है ना? ठीक, तो संघीय ढांचा क्या होता है? ये राज्य को निर्देश देने लगते हैं और सारे राज्य क्या हो जाते हैं? संघ के अधीन हो जाते हैं। इसलिए संघीय ढांचा क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। समझ में आया? ठीक, विकेंद्रीकरण की जगह से क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है। ओके, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है अनुच्छेद जो 52 होता है, अनुच्छेद जैसे ही लागू होता है, अनुच्छेद 52 जैसे ही लागू होता है, उसके साथ में अनुच्छेद 358 खुद आ जाता है। हाँ, 358 खुद समाप्त हो खुद जाता है। आ जाता है वो उसके, आ जाता है। ठीक है, वो स्वतः लागू हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अनुच्छेद 352 के लागू होते ही स्वतः कौन सा लागू हो जाता है उसके साथ? 358। सही है, 358। जो हमारी जो स्वतंत्रता होती है ना, स्वतंत्रता, वो भी क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। ये स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है आर्टिकल 358। लिखेंगे हम, इसमें लिखो अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है, स्वतः लागू हो जाता है। है ना? गेट 1 बाय 1 फ्री, आर्टिकल याद करना है। गेट 1 बाय 1 फ्री, 352 के साथ 358 फ्री, 352 के साथ 358 फ्री। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख लो, बस आगे छोटी सी लाइन लिखो, दी गई विभिन्न स्वतंत्रता, दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता भी स्थगित कर देता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। ठीक है, ठीक है। चलो एक और पढ़ेंगे, एक प्रभाव और पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे एक आर्टिकल और पढ़ेंगे, 359। क्या पढ़ेंगे? 359, मतलब इसमें पढ़ेंगे, प्रभावों में लिखेंगे। ठीक है, देखो 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार दे देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को स्थगित कर दें। कौन कौन से आर्टिकल छूटेंगे? 20 और 21। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल कहता है 359 यह आदेश देता, यह राष्ट्रपति को यह आदेश देता है, राष्ट्रपति जी को यह आदेश देता है कि वह यह देता है कि वह, मतलब राष्ट्रपति, देखो आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे ही के सारे अधिकार, मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे। जैसे अब कोई खड़ा होकर कहे आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 भाषण देने का अधिकार है, मैं भाषण दूंगा। जैसी नेशनल इमरजेंसी भाषण देगा, उसका मुंह ही निकाल के फेंक देंगे, है ना? खत्म। सभा करूंगा, मैं क्या करूंगा? सभा करूंगा, संगठन बनाऊंगा, मैं विदेश भ्रमण करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, मैं कहीं भी घूमने की आजादी है मुझे। तो नेशनल इमरजेंसी में तुम कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 358 आ जाएगा सामने आर्टिकल 19 वालों के, भाई ये सुन, यहाँ सुन, 359 आ जाएगा, कहेगा वो यहाँ सुन। ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर तूने लागू हुआ तो मैं तेरा क्या हासिल करूंगा वो बाद में बताऊंगा मैं तुझे। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति की आदेश है कि 20-21 को छोड़ दो, बाकी सारे क्या कर दो? स्थगित कर दो। ठीक है, 20-21 को छोड़ दो, बाकी सब स्थगित कर दो। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देंगे, राज्य सरकार क्या हो जाएंगी? शक्ति विहीन हो जाती है। राज्य सरकार क्या हो जाती है? शक्ति विहीन। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, राज्य सरकार है, सॉरी राज्य, ठीक है, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है,
शक्ति विहीन हो जाती हैं। इसको समझाने की जरूरत है। नेशनल इमरजेंसी में सारी शक्ति किसके पास जाती है? राष्ट्रपति संघ के पास, राष्ट्रपति के पास। राज्य कुछ नहीं कर पाते। खत्म। इसलिए ही मैंने ये वाला पॉइंट यही समझा दिया था पहले में ही कि संघीय ढांचा प्रभावित होता, मतलब राज्यों की सारी शक्ति किसके पास आ गई? केंद्र के पास। केंद्र आदेश देगा। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लेंगे, राज्य सरकार या ऐसे देखो सुनो, ऐसे लिखते हैं। तुमने एक सूचियां पढ़ी होंगी शायद, सूची पढ़ी है? मैंने शायद पढ़ाई होंगी तुम्हें पहले। देखो सूची होती है 3, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब ये बताओ, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ये वाली सूची स्थगित होगी कि नहीं होगी? ये वाली तो रहेगी, क्योंकि संघ तो है, पावर है उसके पास। क्या ये वाली सूची रहेगी? नहीं रहेगी। केंद्र की सूची, राज्य की सूची पे भी सूची तो रहेगी, लेकिन इस सूची पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। क्या ये वाली सूची का कोई काम होगा? ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो राज्य, अब दोनों सूची किसके पास आ गई? केंद्र के पास, संघ के पास। तो इसका मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, खत्म। तो राज्य की सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको चला जाएगा? संघ को, केंद्र सरकार को। ठीक है, ये थे हमारे प्रभाव। ठीक, अच्छा इसको लिख लो, लिखोगे अपनी लाइन में, थोड़ी भाषा में लिखो। संघ सूची, राज्य सूची के विषय, संघ सूची राज्य सूची के, संघ सूची राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। ओके, राज्य सूची वो संघ सूची, राज्य सूची पर कौन बनाएगा कानून? संघ बनाएगा। लेकिन ये कब तक लागू रह सकती है? मैक्सिमम 1 साल तक। 1 साल। अब देखो कि नेशनल इमरजेंसी जो कब कब लगी थी वो देख लेते हैं हम, उसके बाद इसको एंड करते हैं। ठीक है, इसको एंड करते हैं, थोड़ा और समझाऊंगा मैं। देखो नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी? 3 बार लगी, 1 and 2 and 3। ओके, देखो पहली वाली जो लगी थी वो लगी थी 1962 में, 1971 में, 1975 में। सबको याद होनी चाहिए, 1962, 1961, 1975। देखो 62 में लगी थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, जब हमारा चीन से क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अब युद्ध की स्थिति मैंने बताया पहले, नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है? जब युद्ध होगा। तो जब युद्ध हुआ हमारा चाइना से, चाइना युद्ध से पहले कह रहा था, क्या कह रहा था? हिंदी चीनी भाई भाई, चुंग पुंग पुंग, है नी? हिंदी चीनी भाई भाई। और उसके बाद उसने हमारे जबरदस्ती अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। इससे हमें नुकसान होता है, हम प्रिपेयर नहीं होते युद्ध के लिए, लेकिन उस युद्ध में हमारी क्या होती है? हार। अच्छा, इस युद्ध की हार को देखते हुए पाकिस्तान भी खड़ा हो जाता है ना? पाकिस्तान भी कर देता है, चुहा बिल से निकलता है, मैं भी मान लूंगा, ऐसा होता है ना। लेकिन चाइना का बदला और जब निकाला हमने किस पे? पाकिस्तान पे। जब पाकिस्तान पे बदला निकाला चाइना का, कुछ पीटा था उनको, पीटा था ना 62 के युद्ध में, कुछ पीटा था पाकिस्तानियों को हमने, सारा बदला वहीं निकाल दिया। मतलब होती है ना भड़ास होती है, जैसे बड़े को ना मार पाए तो छोटा वाला तो छोटों को पेल देते हैं। ऐसा होता है, कभी देखा है? ऐसे वाला हो गया, तू आ जा, अभी तो तू नया नया बना है, तो बहुत अच्छे से पेला था। 71 कब हुआ था? 71 में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी। आयरन लेडी किसको बोला जाता है? कौन सी प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, आयरन मैन किसको कहा जाता है? मतलब लोह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि उनको कब मिली थी? बारडोली में। बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दी गई थी, है ना उनको उपाधि। किसने दी थी? गांधी जी ने दी। महिलाओं ने कहा गांधी जी से कि मालिक आप ही दे दो। वो तो बड़े, मतलब वो तो बहुत एकदम ऐसा होता है ना, देख के डर लगता है, यार ये तो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी है, तो बोलने से डर लगता है स्ट्रिक्ट आदमी से, है ना। तो महिला बोली भैया ना, हम ना, गांधी जी तुम ही दे दो, हमारी तुमसे अच्छी बनती है। तो गांधी ठीक है हम दे देते। हाँ भाई, बारडोली जो सत्याग्रह क्या है वो सक्सेस हुआ है, तो महिला इस खुशी में तुम्हें सरदार की उपाधि दे रही है, दे दी सरदार की उपाधि। तो फिर पटेल साहब का नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था? चीन युद्ध। चीन युद्ध में लगा था
यहाँ पर क्या हुआ, बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश बना था, ठीक, बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश बनने से पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। इन पूर्वी पाकिस्तान वालों पर पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने, जो आज पाकिस्तान है, उन्होंने अपने ही भाइयों पर इतना अत्याचार करा था। कोई सगे भाई पर कैसे अत्याचार कर सकता है इतना। ये लोग पाकिस्तानी जब अपने भाई के, अपने देश के ना हुए तो हमारे क्या हो। कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को अपने मिला लो, अबे नहीं मिलाओ। कोई पार्ट अगर बॉडी का कैंसर वाला पार्ट है और उसको काट के निकाल दिया तो दोबारा उसको लगाने की तुम गलती करोगे? नहीं करोगे, और गलती करनी भी नहीं चाहिए। अगर कैंसर निकाल के फेंक दिया तो कैंसर को बाहर ही रहने दो, अपने अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पूरा शरीर क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने में आ गया तो पूरा के पूरा देश क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, पूरे देश को उखाड़ने पे। ऐसा देखो, एक चीज और सुनो, जिसका जन्म हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी जरूर। भारत का जन्म हुआ है? नहीं, भारत का जन्म नहीं हुआ है। सही है, भारत की उत्पत्ति हुई है, और कोई नहीं बता सकता है कि भारत कब से उत्पत्ति हुई और कब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। हमारे देश में महान शासक अशोक का महान से लेकर हर्यक वंश से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, उससे भी पहले की हमारी सभ्यता है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। आज भी हमारा भारत निरंतर प्रगति के मार्ग पर है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, ऐसी नीतियां होती हैं जिससे हमारा देश पिछड़ जाता है। मोदी जी विदेश नीति के मामले में इतने अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि शायद अभी तक के कोई प्रधानमंत्री इतने अच्छे साबित ना हो, है ना। प्रधानमंत्री के होते हुए नरेंद्र मोदी जी का आकलन उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद किया जाएगा कि वो कैसे प्रधानमंत्री थे। अभी उनका आकलन करना भी ठीक नहीं है, लेकिन विदेश नीति के मामले में हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति छोड़ो, ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में आप सबको पता है। चलिए ठीक है, अब देखो 1965 में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। सुनो, एक बार सुनो मेरी बात। अगर आपको ज्यादा लग रहा हो, मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपको ज्यादा लगता है कि ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा नहीं समझाना चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम खराब रहा हो, लेकिन जो मैं चीजें बोलता हूँ ये चीजें कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूँ मैं। देखो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी बहुत गलत लगाई थी। मैं ये नहीं कहूंगा उस समय की परिस्थिति रही होगी, पहली प्रधानमंत्री होती है जो इमरजेंसी लगाती है और इनको सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है अपने पास खड़ा करने के लिए। उस कटघरे में खड़ी हो जाती है जिस कटघरे में हमारे देश के बहुत ज्यादा क्रिमिनल खड़े होते हैं, है ना, क्रिमिनल खड़े होते हैं। ऐसे लोग जहां खड़े होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री का खड़ा होना बहुत शर्म की बात होती है। तो इंदिरा गांधी को 1975 में कौन बुला लेता है? सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है और पहली प्रधानमंत्री बनती है ये जो सुप्रीम कोर्ट जाती है। इन्होंने क्या करा था, उस समय इमरजेंसी लगाने के बाद एक एक पुरुष को पकड़ा जा रहा था, उनकी नसबंदी कराई जा रही थी। ये भी कंडीशन क्या था, बहुत गलत हो गई थी उस टाइम का। अगर सुनते हैं हम अपने दादा परदादा लोगों से सुनेंगे तो वो लोग बड़े डर के रहते थे, है ना। ऐसा सुनने में आता था कि वो महिलाओं के कपड़े पहन के ना, पेटीकोट वगैरह जो होता है वो सुना होगा, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो चीज पहन के, साड़ी पहन के, सूट पहन के वो महिलाओं के पास में जाके तो पक्के बैठ जाते थे कि आ जाएंगे और उठा के ले जाएंगे। तो इस तरह से बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी। अगर सपोज दैट कि पूरे देश में पुरुषों का नसबंदी हो जाती तो क्या हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो पाती? नहीं हो पाती, है ना। क्या पता हमारी जनसंख्या खत्म ही हो जाती, क्योंकि पुरुष तो नसबंदी हो चुकी है, नसबंदी हो गई, वो बच्चे पैदा करने में अक्षम हो जाते, सक्षम नहीं हो पाते, तो हमारे देश की कोई जनसंख्या नहीं बढ़ती। तो शायद आज हम विश्व के सबसे अमीर देश होते। बाकी मजाक है, ठीक है, पता नहीं क्या होता, लेकिन उस समय की परिस्थिति रही होगी, इंदिरा गांधी को लगा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे इसमें एक हेडिंग डाल लो नीचे। ये तीनों समझ में आ गए होंगे। युद्ध, अरे चीन युद्ध, कौन सा युद्ध था? चीन युद्ध। चीन से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश युद्ध हो गया था, संकट आ गया था बांग्लादेश। इंदिरा गांधी इतनी सशक्त प्रधानमंत्री थी कि उन्होंने एक देश का निर्माण कर दिया था 1962 में, ठीक है। उसमें शेख मुजीबुर रहमान का बहुत योगदान था, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए
बढ़ा दिया गया था इन तीनों में। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष की जगह कितना हो गया था, 6 वर्ष। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी बस आपसे यही कहूंगा, यही विनती करूंगा, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आरती मैम बहुत मेहनत कर रही हैं हिस्ट्री में, मैं देखता हूँ उनको नोट्स बनाते हुए देखता हूँ, किताबें देखता हूँ, किताबें उनकी पढ़ी रहती हैं। पिंकी मैम है, वो सुबह आ जाती हैं, बहुत टाइम से आ जाती हैं और शाम तक उनके कम से कम बहुत टाइम लगता है उनको नोट्स बनाने। वो बोलती है कि सर मैं क्या करूं, तो मैं भी उनकी हेल्प करता हूं। आरती में हम तीनों लोग आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देखो पढ़ना अलग होता है और पढ़ाना बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाना नहीं आता है, इतना अच्छा नहीं आता कि हम कहें आपको कि हम दुनिया के, भारत के बहुत श्रेष्ठ टीचर हैं, बहुत, हम भी आपके तरह ही हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा आता है, मेहनत करनी आती है। हम किताबें उठाते हैं, नई नई किताबें उठाते हैं, उनका नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो इसलिए बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि हम बड़ा कर सकें, बहुत बड़ा चैनल बना सकें, बहुत मेहनत कर सकें आपका, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए, मुझे भी कीजिए, बाकी मैम को भी कीजिए कम से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय शासन, राजकीय आपात। अब पढ़ेंगे ना राजकीय आपात, ठीक है। राजकीय आपात या राष्ट्रीय शासन। देखो ये जो है ना, ये जब लगाया जाता है, अगर मान लो जब एक राज्य की सरकार संवैधानिक ढांचा, उसका जो राज्य की सरकार होती है उसका संवैधानिक ढांचा क्या हो जाए, विफल हो जाए, वहां की राज्य की सरकार ठीक से काम ना कर पाए, तो उसमें क्या, कौन सा लगा देते हैं, राजकीय आपात लगा देते हैं। कौन सा आपात, राजकीय आपात। जैसे अच्छा, उत्तराखंड में लास्ट बार राजकीय आपात कब लगा था, बताओ। उत्तराखंड में राजकीय आपात कब लगा था लास्ट बार, जब एक सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं हरीश रावत। कौन होते हैं, हरीश रावत। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होते हैं, तब क्या होता है, राज्य आपात लगा दिया जाता है संवैधानिक विफलता के चलते। तो वो कब लगता है, अनुच्छेद 355 के तहत, ठीक है। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ, और आप लोगों को नहीं बताइए, बताना चाहिए। 27 मार्च 2016। हाँ 27 मार्च 2016 को। उस टाइम में किसकी सरकार थी, टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, और कौन थे मुख्यमंत्री, कौन थे, हरीश रावत जी थे। हाँ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, वो भी देश के लिए, है ना, सॉरी राज्य के लिए बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। उनके द्वारा किए गए काम बहुत देश राज्य के लिए बहुत काम आए थे, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी योजना लेकर आए। और ऐसा नहीं है, जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धाकड़ बोलते हैं उनको, है ना। तो पता नहीं उनको अच्छाई के लिए बोलते हैं, पता नहीं बुराई के लिए बोलते हैं, लेकिन सुना है मैंने बहुत जगह कि धाकड़ धामी, है ना। चलिए अब लिखेंगे हम राजकीय या राष्ट्रीय आपात। देखो जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है तो राजकीय आपात लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 355 समझते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, अनुच्छेद 355। देखो राष्ट्रपति के आपात कितने हैं, 352, 356 और 360। अभी हमने आपात पढ़े हैं, देखो ये आपात पढ़े थे हमने, 352, 358 और 359। ये 3 आपात एक साथ पढ़ लिए, 3 आर्टिकल। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। ये आपात जो आता है इसके साथ फ्री आ जाता है, मूलाधिकार स्थगित करने की बात करता है। ये वाला आपात राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि 20 और 21 को छोड़ दो और बाकी सारे क्या कर दो, खत्म कर दो, मूलाधिकार। समझ में आ गया, ये तीनों बात समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखो 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन किया जाएगा। मतलब प्रत्येक राज्य क्या करेगा, आर्टिकल 355 के तहत क्या करेगा,
संवैधानिक तौर पर क्या करेगा, अनुरूप शासन करेगा। 355 ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये है, जैसे मान लो किसी के पास बहुमत नहीं है, किसी राज्य की सरकार के पास बहुमत नहीं है। क्या नहीं है? बहुमत। अब बहुमत नहीं है इसका मतलब सरकार डगमगा रही होगी। जिसके पास बहुमत नहीं है उसकी सरकार गिर सकती है कभी भी। अगर तुमने अपना बहुमत खो दिया तो इसका मतलब पूरी सरकार गिर जाएगी। एक चीज और होती है, तुमने एक पढ़ा होगा अनुसूची 10, पढ़ा है 10, अनुसूची 10 क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल किसमें अनुसूची 10 है? नहीं है, दल बदल है। अगर मान लो कि आज एक सरकार है, कोई भी XYZ सरकार है, आज मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार है चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, XYZ सरकार है, उस सरकार में कुछ मंत्रियों को, कुछ जो MLA हैं या MP हैं, उन लोगों को अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, अपनी सरकार पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, और वो अपनी सरकार से बगावत कर लेती हैं और उस सरकार के कम से कम 10% विधायक या सांसद एक साथ इकट्ठे हो और X पार्टी में चले जाए। किसमें चले जाए? X पार्टी में। तो जो पार्टी अभी रूलिंग कर रही थी वो पार्टी गिर जाएगी। जो 10% गए हैं, है ना, उनका कुछ होगा? उनका कुछ नहीं होगा। दल बदल तब तक नहीं लगेगा जब तक कि 10%, कम से कम 10% लोग उस पार्टी को छोड़ दें, है नहीं है? 10% लोग पार्टी को छोड़ दें। अगर एक विधायक या एक MP जाता है तो उस पर दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा? एक अगर जाएगा तो उस पर दल बदल लग जाएगा। अकेला व्यक्ति कभी भी अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। जिस पार्टी से चुनाव करेगा अंत तक उसी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। अगर उस पर वो किसी दूसरी पार्टी में गया तो उस पर दल बदल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दल बदल। वैसे ही क्या होता है, जब राज्य में बहुत सारी सरकारें होती हैं, उस सरकार के बहुत सारे विधायक या फिर MP, है ना, वो उस पार्टी को छोड़ देते हैं और छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो सरकार गिर जाएगी। अब गिर जाएगी तो संवैधानिक तंत्र क्या हो जाएगा? हिल जाएगा, पूरी सरकार हिल जाएगी। अगर सरकार हिली तो फिर राष्ट्रपति को आना पड़ेगा। राष्ट्रपति को आएंगे, राष्ट्रपति क्या लगाएंगे? राजकीय आपात। ठीक है, अर्थात करके डालेंगे हम, लिखेंगे अर्थात बहुमत को लेकर सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। ठीक है, कार्य करेगी। जो राज्य सरकार होगी, ये वाला आपात लग जाता है तो राज्य सरकार, ये बताया गया 365 में कि राज्य सरकार जो होगी वो किसके निर्देशों पर काम करेगी? केंद्र सरकार के, है ना। केंद्र सरकार किस पर काम करेगी? राज्य सरकार किसके इशारों पर काम करेगी? दिशा निर्देशों पर केंद्र के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि 355 या 365 समझ में आ गया? 365 भी, 355 या 365 सही है। 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर ठीक है, राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाएगा। अब देखो एक चीज सुनो, मान लो एक स्टेट है यूके, ठीक है, और ये स्टेट किसके अंदर आता है? सेंटर के आता है ना। और सेंटर का एक एजेंट होता है। कौन होता है? एजेंट। ऐसे मान लेते हैं सेंटर का एक एजेंट होता है जो कहां बैठता है? स्टेट में, है ना। ये स्टेट का मतलब राज्य। यहां पे बैठता राज्यपाल। राज्यपाल किसका एजेंट है? राष्ट्रपति का, है ना। सेंटर में कौन है? राष्ट्रपति बैठाते हैं राज्यपाल को। अब यहाँ पर देखो, ये एक राज्य है, इस राज्य में एक जिला है उधमसिंह नगर। कौन सा जिला है? यूएस नगर।
अब यूएस नगर का एक यहाँ पर बैठा दिया राज्यपाल, क्या बना दिया? राज्यपाल। और राज्यपाल को लग रहा है कि ये काम ठीक से नहीं कर रही है, अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उत्तराखंड की ठीक से काम नहीं कर रही है, राज्यपाल को लगा। तो राज्यपाल क्या करेंगे, यहाँ से एक वो बनाएंगे, बढ़िया सा नोट बनाएंगे, वो भेज देंगे कहाँ? राष्ट्रपति के पास। मालिक अच्छा काम नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दो। अब राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगा, सरकार किसके हाथ में आ गया? सारा शासन राज्यपाल के। राज्यपाल सर्वे सर्वा हो गया यहाँ पर। हाँ। जैसे ही राज्यपाल सर्वे सर्वा हुआ, वो धमसिंह नगर के राज्यपाल है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, मान लो किसी से दुश्मनी है इनकी, क्या है? दुश्मनी। और पुलिस किसके हाथ में आ गई? राज्यपाल के। फोन करेंगे, एसपी डीएसपी जो भी होंगे वहां पे, उठा लो इसको, उठा लेंगे। क्योंकि एक चीज, अभी इसके बाद एक चीज और बताऊंगा ना, उठा लो उठा लिया उसको, जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब और चीज, अभी डीएसपी नहीं सुन रहा है, नहीं सुनेगा, सस्पेंड। राज्यपाल सस्पेंड कर देंगे, होगा नहीं होगा? क्योंकि सारी शक्ति इसके पास है, राज्यपाल के पास। शासन कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। शासन किसका है? राज्यपाल का। और यहाँ के रहने वाले हैं वो, उत्तराखंड की है ना, तो डीएसपी हटाएंगे, फोन करेंगे अपने परिवार में किसी को, हाँ भाई पढ़ा लिखा तू, हाँ ठीक है डीएसपी बन जा। तो डीएसपी बना दिया किसे? अपने रिश्तेदार को। अब अपने रिश्तेदार से उसको क्या उठा लिया, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? जिसको बनाएंगे उठाएंगे। अब ये अपनी मर्जी से क्या करेंगे, जो भी वैकेंसी निकली है सारी वैकेंसी में अपने पद भर देंगे, अपने लोग बैठा देंगे ना, नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चुनाव है ही नहीं। और राज्यपाल को ये है भी नहीं, राज्यपाल को है कि अगले साल चुनाव में दे ना दे वोट, मुझे क्या? राष्ट्रपति को हम, राज्यपाल को हमने चुना है, वोट दिए हैं, एजेंट किसका है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो राज्यपाल अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से जिसको चाहे जहां बैठाएंगे, जिसको चाहे जो कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई कहने वाला है उनको? मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि सस्पेंड करा दी पूरी की पूरी सरकार। अब सरकार बैठी देख रही है, अच्छा ये ज्यादा बोल रहा था मुख्यमंत्री, उसको उठाओ, है ना, उसको मुख्यमंत्री को भी उठा के डाल दो जेल में। गए जेल में, पूरी की पूरी सरकार किसके हाथ में? राज्यपाल के हाथ में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात होता है तो पूरी सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कर सकते हैं वो। तो इसलिए हमारा संविधान लिखने वाले व्यक्ति ने, जो भी रहे होंगे, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो या उनकी पूरी की पूरी प्रारूप समिति हो, उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा और किस हिसाब से उन्होंने काम किया है, समझ रहे हो ना? अब देखो, क्या कभी सुना है कि राज्यपाल जो होते हैं वो उसी राज्य के होते हैं? नहीं सुना ना? हाँ, देखा कितना दिमाग लगा दिया, क्योंकि इनको तो पता है ना राज्य में कहाँ क्या 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 चीजें मेरे दुश्मन है ना? तो ये भैया राज्यपाल कहाँ के लिखाते हैं? यूपी के। और यूपी के भी नहीं लिखाते, पास के नहीं बनाते। उत्तराखंड में लिखाएंगे बिहार के, है ना, और बिहार में लिखाएंगे महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में लिखाएंगे तमिलनाडु के। देखा कभी ऐसा होता है? राज्यपाल कभी भी उस राज्य का निवासी नहीं होता है, दूसरे राज्य का लिखाते हैं। दिमाग देख रहे हो? और राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकते हैं, जैसे अपनी मनमानी करी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव ही इलीगल है, तो क्या करेंगे? सस्पेंड। अच्छा, एक चीज होगी, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं। राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और पहले से वो एसएससी जीडी में लगा हुआ है, मान लो ऐसा, एसएससी जीडी में नहीं, किसी भी उसमें डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, राष्ट्रपति पहले से कर रहे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, और बताया था कि लाभ के पद पर नहीं होना, दिवालिया, पागल, उम्र 35 साल होनी चाहिए। और ऐसा उन्होंने झूठ बोल कर पत्र लिख दिया और राष्ट्रपति में जीत गए। और राष्ट्रपति 2 साल तक काम करा, लेकिन बाद में जांच बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है झूठ बोला इसने, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे रद्द हुआ तो क्या आर्टिकल 61 की जरूरत पड़ेगी इसमें? महाभियोग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, खत्म। राष्ट्रपति के द्वारा 2 साल में किए गए कार्य लीगल होंगे या इलीगल होंगे? क्या होंगे? इलीगल वाले बताओ कौन कौन हो? इलीगल वाले अवैध होंगे, अवैध मतलब मान्य नहीं होंगे। तुम क्या हो? मान्य हो? मान्य हो या अमान्य में? राष्ट्रपति अमान्य है, और तुम? पता ही नहीं, हमें नहीं पता। अरे ऑप्शन तो दो, कुछ तो दो, माइनस मार्किंग नहीं होगा। मान्य होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उस साल में, अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति ने वो कानून बनाया कि सिग्नेचर करा? खाली सिग्नेचर किया। कानून किसने बनाया? लोकसभा और राज्यसभा ने बनाया। पहले लोग, मान लो कि बिल पेश हुआ लोकसभा में, लोकसभा में उसने डिबेट हुई,
सिग्नेचर किए, पूरा बिल भेजा कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में डिबेट हुई, पूरा बिल बना, पढ़ा गया, वाद विवाद हुए, चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद किसके पास गया, राष्ट्रपति को अच्छा लगा तो साइन, नहीं करा तो वीटो पढ़ाई थी मैंने, पॉकेट वीटो, अत्यंतकारी वीटो पढ़ाई थी ना, विलंबनकारी वीटो, तीनों वीटो पढ़ ली थी हमने। तो राष्ट्रपति को अच्छा लगा तो साइन, नहीं करा तो पॉकेट में रख लेंगे और भूल जाएंगे। जैसे डाक बिल आया था 1986 ज्ञानी जेल सिंह का, है ना, उन्होंने नहीं करा था सिग्नेचर, पॉकेट में रख के। अब शायद ऑब्जेक्शन हो गया कि राष्ट्रपति कोई भी अपना जो भी बिल है अपने पास नहीं रख सकता, उसको या तो करना पड़ेगा पास या तो नहीं करना पड़ेगा। ना ना, पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो है। जैसे कोई ऐसा होता है ना, मान लो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक बहुत खतरनाक होता है, उस पर विधेयक पे तो उन्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, वित्त विधेयक पर करना ही करना पड़ेगा। या तो वो पुनः विचार के लिए दे सकते हैं, हाँ, पुनः विचार के लिए, वो भी एक बार में, एक बार, दूसरी बार अगर फिर से दे दिया तो सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बिल होते हैं, जब बिल पढ़ेंगे ना, कैसे बिल होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या बता रहा था मैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिग्नेचर, सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य सब क्या होंगे, लीगल होंगे। सिग्नेचर क्या सिर्फ, हाँ ना। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, 355 और 65 हो गया। चलो इसके बाद कल देखेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना, यहाँ से हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत बात आज समझा दी, सारे युद्ध समझा दिए, 3 युद्ध समझा दिए, कब कब लगा, इंदिरा गांधी कैसी थी, वो सारी चीजें समझा दी। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और मुझे बताएंगे कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या मुझे और सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इस तरह से एक्स्ट्रा चीजें बताई जाए। आरती मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है, उत्तराखंड स्टेटिक पढ़ा रही है, उनके बारे में आप, मुझे पता है बहुत अच्छे से कमेंट करते हो आरती मैम की वीडियो पर, और पिंकी मैम की वीडियो पर भी कमेंट करते हो। और हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बोलते बोलते हो जाता है, बाकी कोई बात नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।